Friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss the most important topic, that is the rise of Napoleon. नेपोलियन का राइज कैसे होता है ये हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिससे आपको GS1 में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जब हम नेपोलियन की बात करते हैं तो हमें फ्रेंच के पहले क्या स्थिति थी ये जानना ज़रूरी है। तो फ्रेंच में 1792 से लेकर 1795 तक रीन ऑफ टेरर चला था। रोबेस्पेरी शक की बुनियाद पे 16,000 लोगों को मार दिया गया था और उनके ही लोगों ने रोबेस्पेरी को अपनी जाल में फंसा कर मार दिया गया था, क्योंकि वो आगे चल के इनको भी मार ना सके। उसके बाद में बायकैमरल लेजिस्लेटिव का गठन होता है, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, वैसे ही गठन किया जाता है। डायरेक्टोरेट अब 1 मेंबर से 5 मेंबर की बन गई थी और 1795 से नेपोलियन का राज चालू होता है या नेपोलियन का राइज चालू होता है, जिसे वो आगे जाके डायरेक्टोरेट एंड भी करता है। तो फ्रांस की स्थिति क्या थी कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते थे, लोगों को रेवोल्यूशन होने के बाद भी कोई इतना महत्व नहीं दिया गया था, उनको राइट्स नहीं मिलते थे, राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था पर प्रॉपर्टी किसके पास नहीं थी। और थर्ड स्टेट में हमने देखा था कि ज़्यादातर लोगों को मिडिल क्लास तक ही, थर्ड स्टेट में भी मिडिल क्लास तक ही राइट्स पहुंच गए थे। उसके नीचे पीजेंट्स, लेबर से उनके पास राइट्स कोई नहीं थे, ये हमने देखा था। इंस्टेबिलिटी का एक वातावरण था फ्रांस में। उसके बाद में आपस में ग्रुप लड़ पड़ते थे, तो फ्रांस का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ख़राब था। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए नेपोलियन, जो कि 1795 से सत्ता में आने की कोशिश कर रहा था, उसने अब 1799 में अपने हाथों में सत्ता ले ली और इसका विरोध किसी ने भी नहीं किया था, क्योंकि फ्रांस में ये एक मिलिट्री ऑफिसर था और इसने कई बैटल में अपना योगदान बहुत अच्छी तरीके से दिया था और बैटल जीता भी था इन्होंने। तो 1799 में जब नेपोलियन सत्ता पे आते थे तो उसका अपोज किसी ने भी नहीं किया था। अब फ्रांस में जैसे ही नेपोलियन आता है तब यूरोपियन यूनियन का कोएलिशन चालू होता है, जो कि हमने पहले भी देखा था कि फ्रांस के में जब लुइस 16 को हटा दिया गया था तो बर्बन डायनेस्टी का रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश में यूरोपियन यूनियन जैसे ऑस्ट्रेलिया और पर्शिया एक साथ आए थे। उसके बाद में दूसरे भी लोग उसको ज्वाइन करने लगे थे। तो ये यूरोपियन यूनियन नेपोलियन के बहुत खिलाफ था और वो चाहता था कि नेपोलियन को डिफीट करना। तो ये जब लड़ाई हुई तो नेपोलियन में इसमें जीत मिली। तो हमेशा उनका प्रयास था कि रीएस्टेब्लिश करना है फ्रेंच को मोनार्की लाना है, ऐसा यूरोपियन यूनियन कोएलिशन का मानना था। पर नेपोलियन की जीत होने के बाद ट्रीटी ऑफ अमियंस साइन होती है। इस ट्रीटी से नेपोलियन का डोमिनेंस बढ़ जाता है कॉन्टिनेंटल यूए में, ये हम देख सकते हैं। ये वॉर 1802-1803 के दरमियान हुई थी। उसके बाद में 1804 में नेपोलियन डिक्लेयर एज ए किंग ऑफ फ्रांस। और वो हमेशा कहता था दैट आई एम द रेवोल्यूशन। ये जो ट्रीटी है ये ट्रीटी ऑफ अमियंस है। उसके बाद में हमेशा हम देखते हैं कि नेपोलियन हमेशा कहता था कि आई एम दी रेवोल्यूशन, मतलब जो आप रेवोल्यूशन के बेसिक थे वो मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, वो मैं आपको दे सकता हूँ। राइट ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लिव, ऐसे ये फंडामेंटल राइट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सो आई एम दी रेवोल्यूशन, ऐसे नेपोलियन हमेशा बोलता था। और एक तरफ उसने सेंट्रलाइज पावर की हुई थी, ये भी हम देख सकते हैं। सेंट्रलाइज पावर कर सकते हैं, यानी किंग का शासन अभी भी था, मतलब नेपोलियन ही किंग बना था 1804 में। एक तरफ आई एम द रेवोल्यूशन और मैं आपको सब पावर दूंगा, और एक तरफ सेंट्रलाइज पावर कर रखा था उसने और वो ही किंग बना हुआ था, ये हम देख सकते हैं। उसके बाद में 1805 में अगर हम चलते हैं तो इधर एक और बैटल होती है। तो इसको ऑस्ट्रेलिट्स बोल के बैटल का नाम है, तो इसको बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को नेपोलियन फिर से डिफीट करता है और डिफीट होने के बाद में जो मोनार्क एस्टेब्लिश करना चाहते थे
फ्रांस में उनकी डिफीट होती है और होली रोमन एम्पायर को डिसॉल्व किया जाता है इस बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिट्स के बाद। ओके, और फ्रैंकफर्ट में जो पार्लियामेंट है उसको भी डिसॉल्व किया जाता है, ये हम ध्यान रखेंगे। तो ये पूछा भी जा सकता है ऑस्ट्रेलिट्स बोल के। ओके, तो नेपोलियन का इससे परिणाम क्या हुआ, इस वॉर के बाद क्या परिणाम हुआ, तो जर्मनी यूनिफाई हो गया। जो जर्मनी 300 स्टेट में था, अब नेपोलियन ने उसको 39 स्टेट में बांट दिया गया था। पहले 300 स्टेट में बांटा हुआ था, अब उसने 39 स्टेट में उसको बांट दिया गया। ये भी एक कारण है जिसको हम बोल सकते हैं जर्मन यूनिफिकेशन में नेपोलियन का बहुत बड़ा हाथ था, ये हमें ध्यान रखना है। ये ऑस्ट्रेलिट्स बैटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना होगा। अभी इसका नेपोलियन का ध्यान जाता है ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में नेपोलियन का हाथ। उसके बाद नेपोलियन का अब ध्यान जाता है रशिया की ओर। अब रशिया की ओर नेपोलियन ध्यान क्यों देता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। वहाँ का शासक था अलेक्जेंडर वन, जो कि यूरोपियन यूनियन कोलिशन को बहुत सपोर्ट करता था और वो पीछे की साइड से ऑस्ट्रेलिया, पर्शिया और इस सभी देश को जो यूरोपियन कोलिशन में है उनको सपोर्ट करता था। इसका योगदान बहुत था उसमें यूरोपियन यूनियन कोलिशन में। तो अब नेपोलियन ने अपना मोर्चा रशिया की तरफ बढ़ा दिया था। देखो, तो यहाँ पे एक बैटल होती है जिसका नाम है 1807 में एक बैटल होती है, तो इसका नाम है फ्रीडलैंड। ओके, तो बैटल ऑफ फ्रीडलैंड बोल के इस बैटल को कहा जाता है, जो रशिया और नेपोलियन के बीच हुआ था, क्योंकि रशिया बहुत खतरनाक साबित हो रहा था फ्रांस की प्रगति में। तो नेपोलियन को ये रशिया को हराकर उसमें अपने राज्य में शामिल करके उस पर रूल करना था, ये नेपोलियन की मंशा थी। तो फ्रीडलैंड बोल के एक वॉर होते हैं जिससे रशिया का डिफीट होता है, तो रशिया हार जाता है इस वॉर में। और यहाँ पे एक ट्रीटी साइन की जाती है, टिलसिट बोल के एक ट्रीटी साइन की जाती है, यह हमें ध्यान में रखना है, जिसका टिलसिट नाम है। तो इस टिलसिट के जब साइन होती है तब रशिया में नेपोलियन का डोमिनेंस बढ़ जाता है, ये हम देख सकते हैं। तो 1807 तक नेपोलियन का राज बहुत पीक पे था, नेपोलियन की तलवार बहुत बोलती थी, ऐसे भी बोला जाता है। और 1799 से 1807 तक ये जो नेपोलियन का राज था वो बहुत पीक पे था। अब ऐसा हुआ कि अब ये पीक पे राज था तो अब ये डिक्लाइन होने लगा था। तो क्या क्या कारण है ये हम देख सकते हैं। ये ट्रीटी ऑफ टिलसिट साइन हुई थी, ये इसका पिक्चर है, हम देख सकते हैं। ओके, तो बाद में ये पावर लॉस कैसे हुआ अब नेपोलियन का, या डिक्लाइन चालू कैसे हुआ 1807 के बाद, ये हम देख सकते हैं। तो स्पेन में चार्ल्स फोर्थ बोल के रूल करते थे और उनका बेटा भी एज ए युवराज मतलब प्रिंस रूल करता था। तो स्पेन पे राज करने के हेतु से नेपोलियन ने क्या किया था, उसके राजा को हटा दिया गया था और अपने भाई को वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया था। तो ये तो नेपोटिज्म की बात हो गई। तो सब लोग हमारे राजा को हटा के खुद का शासक भाई को बना लिया, इसलिए रिवोल्ट चालू हुआ था। तो इस रिवोल्ट में मतलब नेपोलियन की सेना तो बहुत थी, उसका सामने से विरोध कोई नहीं कर सकता था। तो स्पेन के लोगों ने गोरिल्ला वॉरफेयर छेड़ दी। तो गोरिल्ला वॉरफेयर तो बहुत ही खतरनाक होता है, जैसे अमेरिका और अफगानिस्तान में, अमेरिका से अफगानिस्तान लोग गोरिल्ला वॉरफेयर कैसे लड़ रहे हैं, अभी तक जितने ही मिली थे अमेरिका को, तो वैसे ही अब यहाँ पे हम देख सकते हैं स्पेन में। तो इसको स्पेन अल्सर बोल के जाना जाता है। ओके, इस रिवोल्ट को, तो ये गोरिल्ला वॉरफेयर में ये बहुत पारंगत थे और ये स्पेन के लोग गोरिल्ला वॉरफेयर नेपोलियन की आर्मी के साथ करने लगे थे। तो इसको स्पेनिश अल्सर भी बोला जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो बहुत साल ये वॉर चला, उसके बाद में नेपोलियन ने अपनी आर्मी वापस बुला दी गई। देखो, मतलब एक तरफ से हार ही है, नेपोलियन की आर्मी वापस चली गई। तो ये मैसेज ऐसा गया, ये गोरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं, ये हम देख सकते हैं नेपोलियन की आर्मी के खिलाफ, पहाड़ों से मारना, ये करना। ये मराठों ने भी मुगल के
अगेंस्ट ऐसे ही लड़ा था गोरिल्ला वॉरफेयर। गनिमी कावा उसको बोलते हैं, वैसे ही टैक्टिक्स ये अपना रहे थे। ओके, तो उसके बाद में यूरोपियन को एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाता है कि नेपोलियन की हार हुई है गोरिल्ला वॉरफेयर से, और फिर से यूरोपियन कोएलिशन का आगमन चालू होता है। वो फिर से इकट्ठा होने लगे। अब नेपोलियन को हार तय है, इसलिए वो फिर से इकट्ठा होने लगे थे। तो ये एक मौका हो गया था यूरोपियन यूनियन लोगों को, नेपोलियन की हार का एक पॉजिटिव मैसेज उनको गया था। तो देखते हैं कि नेपोलियन की आर्मी रशिया की तरफ बढ़ती है, क्योंकि रशिया हमेशा सपोर्ट करता था कोएलिशन को। तो नेपोलियन ने अपनी आर्मी रशिया को भेज दी। तो भेजते समय क्या हुआ था, बीच में जो विंटर सीजन आ गया था, तो उसमें रशिया में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। ये इसका ज्योग्राफी बहुत अच्छी तरह से वहाँ के लोगों को पता होती है, दूसरे लोगों को पता नहीं होती है। तो वैसे ही नेपोलियन के आर्मी को पता ही नहीं था कि यहाँ पे स्थिति क्या होती है, कितने -डिग्री तक ये सेल्सियस हो जाता है यहाँ का टेम्परेचर, ये इनको जजमेंट नहीं आया। और नेपोलियन की आर्मी रशिया में घुस गई। वहाँ के भी सोल्जर पीछे हट गए। ओके, जो बर्फबारी वाला प्रदेश है वहाँ से थोड़ा पीछे हट गए, ताकि नेपोलियन की आर्मी अंदर आ सके। तो जैसे ही नेपोलियन की आर्मी अंदर आती है, वहाँ पे ठंड की वजह से बहुत सारे लोगों की जाने जाती है, ये हम देखने को मिलता है। यहाँ पे नेपोलियन आर्मी की हार होती है, यह हमें पता चलता है। बहुत से आर्मी ठंड की वजह से ही मर गए थे, ये हमें जानने को मिलता है। तो इस कोएलिशन को फोर्थ यूरोपियन कोएलिशन भी कहा जाता है, जो कि 1813 में नेपोलियन की हार हुई थी। ओके, तो इसको बैटल ऑफ लिप्जिग बोल के बोला जाता है, लिप्जिग। ओके, तो बैटल ऑफ लिप्जिग कब हुआ था? 1830 में हुआ था। 1813 में लिप्जिग बोल के बैटल हुआ था। तो इसके बाद में नेपोलियन को एल्बा भेजा जाता है। वहाँ पे कुछ समय वहाँ पे वो रहने के बाद वो फिर से आता है, फिर से अपनी आर्मी मोबिलाइज करना चालू करता है, फिर से ट्रूप्स मोबिलाइज करना चालू करता है, और दूसरे बैटल में अब वो कूद जाता है। ये हम देख सकते हैं, मतलब कितना कॉन्फिडेंस था उसको। एक बैटल हार गई थी, बहुत सारे सोल्जर उसको तड़प के मर गए थे ठंडियों में, विंटर सीजन में। उसके बाद में एल्बा भेज दिया जाता है उसको, और वापस वहाँ से उठकर वो अपनी आर्मी को मोबिलाइज करता है, और दूसरे बैटल में फिर से वो उतर जाता है। उसको बोलते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। ओके, ये हिस्ट्री में बहुत सा फेमस बैटल है, ये हम देख सकते हैं। तो इस बैटल में फिर से नेपोलियन की हार होती है। तो ये दूसरा ये ऐसा बैटल था जहाँ नेपोलियन की हार हुई थी, और ये क्लियर कट मैसेज जाता है वर्ल्ड में कि अब नेपोलियन की बर्बादी चालू हुई है। पहले भी बर्बादी चालू हुई थी बैटल ऑफ लिप्जिग से, और दूसरी अभी बैटल ऑफ वाटरलू से इसकी बर्बादी आगमन हुई है, ये हम देख सकते हैं। उसके बाद में नेपोलियन को पकड़ के एक आइलैंड पे भेज दिया जाता है, जिसका नाम है सेंट हेलेना आइलैंड बोल के। वहाँ इसका करियर ही ख़त्म हो गया, और कुछ दिनों बाद नेपोलियन की डेथ होती है, ये हमने देखने को मिला। तो 1795 मतलब 1799 जब नेपोलियन सत्ता पे आता है, और 1804 में एज ए किंग वो खुद को डिक्लेयर करता है। वहाँ से लेके 1813 में और बैटल ऑफ वाटरलू में उसका करियर कैसे ख़त्म हो जाता है, ये हमने इस वीडियो में देखा है। राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन इस वीडियो में हमने देख लिया है। तो ये वाटरलू के ये एक दृश्य है जहाँ नेपोलियन का करियर इस वो बैटल ने ख़त्म किया था, ये हम देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम वाई नेपोलियन इज़ कॉल्ड चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ रेवोल्यूशन देखेंगे। तो इससे सवाल पूछा जा सकता है, हाउ नेपोलियन राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियंस बोल के आपको मेंस में सवाल पूछा जा सकता है, या फिर चाइल्ड ऑफ वॉर बोल के नेपोलियन को भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा पूछा जा सकता है आपको GS 1 में। ओके, तो इससे सवाल अगर आ जाए तो हम अभी कर सकते हैं, हमने पूरे एंगल कवर किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।